इंसाफ मिर्जानी बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में आज की टॉप स्टोरीज कौन सी होंगी। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव में आज हम बात करेंगे भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी कश्मीरियों के खिलाफ। ये मामला क्या है, क्यों भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के आगे घुटने टेक दिए, उसकी बात करेंगे। और ताहयात नाअहली की जो मुद्दत का मामला है वो भी अदालत में है, उस पर क्या पेशरफ होगी वो भी नाज़रीन को बताएंगे। जी हाँ, इसके अलावा खुर्शीद शाह की नून लीग पर तनकीद की गई है और खाद बहरान भी संगीन हो गया है। इन तमाम तर मामला पर हम बात करेंगे और गज़ा पर भी हमले जारी हैं और क्या वहाँ पर सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। लेकिन अभी सबसे पहले शामिल करेंगे आज की पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है। इसी हवाले से केस की समाअत अब जनवरी में होगी, तमाम तर तफसीलात भी आपको बताएंगे। और अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर अब नोटिस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं इस अहम मामले के हवाले से? जी गुलाम मुर्तज़ा सुन पा रहे हैं? गुलाम मुर्तज़ा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे आपको। जी गुलाम मुर्तज़ा सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामला पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लिए है और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए हैं। ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है। केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मौजूदा केसों को इंतखाबात में ताखीर की आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मौजूदा केस का नोटिस 2 अंग्रेजी के बड़े अखबार में शाया किया जाएगा। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में मीर बादशाह कास्तानी की ताहयात नाअहली के केस में ये नोटिस लिया है और इस नोटिस के हवाले से ये कहा गया है कि ये तखीरी हरबा है, तखीरी हरबे को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और जनवरी में अगले साल इसकी समाअत होगी। जी ठीक है, जनवरी में इसकी अगले साल समाअत होगी। हाँ, मामला है ये, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर ये नोटिस लिया है और केस की समाअत अगले बरस जनवरी में होगी। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम का नोटिस, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के बाद अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भी कश्मीरियों पर घिनौना वार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी है। आर्टिकल 370 केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। भारतीय अदालत ने खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। तो इससे पहले तो मोदी सरकार की जानिब से हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा था और अब उसी तर्ज अमल पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी अमल कर रही है और कश्मीरियों की जो खुसूसी हैसियत थी, दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, वो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कश्मीरियों की पीठ में खंजर घोंप दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरख्वास्तें मुस्तरद। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कश्मीरियों के खिलाफ फैसला, मोदी सरकार के इक़दामात की तौसीक कर दी। भारतीय अदालत ने मकबूजा कश्मीर के खसूसी आर्टिकल 370 केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत में जम होने के बाद जम्मू कश्मीर की कोई इनफरादी खुद मुख्तारी हैसियत नहीं। आर्टिकल 370 रियासत में जंग की वजह से आर्जी उबूरी इंतजाम था। सदर आर्टिकल 370 की मनसूखी का ऐलान कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 20 से ज्यादा दरख्वास्तों पर 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। मकबूजा कश्मीर की
खसूसी हैसियत खत्म करने का 2019 का फैसला बरकरार रखते हुए कश्मीरी रहनुमाओं की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर से लद्दाख को अलहदा करने का फैसला भी बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी एक्ट को चैलेंज किया था। कश्मीरी रहनुमाओं के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक इस मामले को दानिस्ता तौर पर लटकाए रखा। तो अच्छा, ये वो मामला है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो आलमी कवानीन है उनको भी वायलेट किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, भारत के आइन की दफ़ा 370 और 35A है क्या? भारतीय आइन में रियासत जम्मू और कश्मीर को खसूसी हैसियत हासिल थी। तफसीलात के मुताबिक खसूसी हैसियत को सदारती हुक्मनामे के ज़रिए तब्दील कर दिया गया है। दफ़ा 370 की वजह से मरकज़ी हुकूमत के पास सिर्फ 3 मामलात के थे। सिक्योरिटी, खारजा और मवासलात से मुतालिक अमूर शामिल हैं। ज़िली शिक दफ़ा 35A के तहत जम्मू कश्मीर को रियासत की हैसियत हासिल थी और तमाम अमूर का फ़ैसला मकामी असम्बली के हाथ में था। मज़ीद ये बताया गया इसमें कि कानून साज असम्बली को मुस्तकिल रिहायशियों का तयन करने के लिए कानून साजी का इख्तियार ये देती है। दफ़ा 35A के तहत जम्मू कश्मीर में पैदाइश की सूरत में वहाँ का शहरी तसव्वुर किया जाएगा। किसी दूसरी रियासत का शहरी मकबूजा जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल शहरी नहीं बन सकता। किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद भी नहीं खरीद सकता, जबकि सरकारी नौकरियाँ, वज़ाइफ, वोट डालने और दूसरी मरात का कानूनी हक सिर्फ मुस्तकिल बाशिंदों को हासिल था। तो भारत के आइन की दफ़ा 370 और 35A दरअसल है क्या, उस हवाले से आपको डिटेल्स बता रहे हैं। भारतीय आइन में रियासत जम्मू को कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी। खुसूसी हैसियत को सदारती हुक्मनामे के ज़रिए तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा सरकारी नौकरियां, वज़ाइफ, वोट डालने और दूसरी मरात सिर्फ मुस्तकिल बाशिंदों को ये कानूनी हक हासिल था। भारत के आइन की दफ़ा 370 क्या कहती है उस हवाले से आपको बता रहे हैं, और खुसूसी हैसियत अब ख़त्म कर दी गई है। एक बार फिर बात करते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जहां पर दफ़ा 370 की मनसूखी के बारे में फ़ैसले के बाद सूरत हाल से निपटने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। भारत मुखालिफ मुजाहरों को रोकने के लिए श्रीनगर और मकबूजा इलाके के दीगर अजला में भारतीय फ़ौजियों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के तमाम बड़े शहरों और कस्बों में सड़कों पर नाकें और रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। वादी में हर जगह बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां नज़र आ रही हैं, जबकि हाई टेक CCTV कैमरों की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। 5 अगस्त 2019 की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई हैसियत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी है, इसलिए ये फैसला आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। ये फैसला देकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आलमी जुर्म किया है। आलमी कानून सलामती काउंसिल की करारदादें जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ खित्ता और मसला तस्लीम करती हैं। आलमी कानून सलामती काउंसिल की करारदादों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट या भारतीय हुकूमत का कोई इक़दाम ख़त्म नहीं कर सकता। ये फैसला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि ये फैसला देकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आलमी जुर्म किया है। आलमी कानून सलामती काउंसिल की करारदादें जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ खित्ता और मसला तस्लीम करती हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से ये बयान सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, और उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया गया। भारतीय अदलिया ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और एक बार फिर उन्होंने कश्मीरियों की पीठ पर यह छुरा कौंपा है। मोदी सरकार की हटदर्मी बरकरार है और जो एक एहतजाज का हक होता है वो भी उनसे छीना जा रहा है। जो वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, जो वहाँ पर जिस तरह से आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तमाम तर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर की जा रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी वहाँ पर काम किए जा रहे हैं, और उस हवाले से इस पर जब रिएक्शन आ रहा है और एहतजाज का जो उनका हक है वो भी उनसे छीना जा रहा है और वहाँ पर सख्ती की जा रही है। एहतजाज करने की इजाज़त वहाँ पर नहीं है। इसी पर तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा ने, एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वर्क के लिए डॉक्टर साहब।
ये कहिएगा कि हम देख तो रहे हैं जिस तरह से पहले मोदी सरकार तो हठधर्मी का भरपूर मुजाहरा कर रही थी, वहाँ पर जो जुल्म किया जा रहा है नज़र आ रहा है, लेकिन अब अदलिया भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है और पीठ पर छुरा घोंप रहा है। जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने आज ये फैसला सुनाया और तमाम तर दरख्वास्तें बहाली की जो थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। क्या समझते हैं आप कि ये क्या आलमी जो कवानीन हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, ये उनकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इंडिया डोमेस्टिकली जो मर्जी करता रहे, जब तक इंटरनेशनली कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि कश्मीर अभी तक जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे मौजूद है, यूएन की करारदादें मौजूद है। कैसे जिसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो सिंगल हैंडेडली इंडिया अकेला उसको कर सकता है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा इस पे आ जाए, देखें इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना, इनको नरेंद्र मोदी साहब ने एक आदत डाली है कि जब ये रिटायर होते हैं तो उनमें से कई लोगों को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। तो बेसिकली जजेस को ब्राइब करने का तरीका है। आपको पता है थोड़े अरसे बाद इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं जी, बिल्कुल। और ये बेसिकली प्री पोल रिगिंग में आता है। सो मीडिया तो पहले ही लगा हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी की जो सपोर्ट में अमूमन होता ही है मुल्कों के अंदर, की ऑपोजिशन जो होती है वो और मीडिया मिलके हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करते हैं। इंडिया में डिफरेंट स्टोरी है कि मीडिया और हुकूमत मिलके ऑपोजिशन पे क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। सो अब तो ये जो जजेस ने जो काम किया है, इससे तो यही लगता है कि प्री पोल रिगिंग और हालात को मजीद खराब करने, इलेक्शन 2000 जो अभी मई अप्रैल में, अगले साल अप्रैल मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, उन इलेक्शंस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि हालात खराब हो कश्मीर पे, बॉर्डर पे पाकिस्तान के हवाले से, ताकि हम जो है वो कहते डॉक्टर साहब, रहे। रिएक्शन का भी राइट नहीं है। आपने शायद देखा हो कि जो वहां पर लोग एहतजाज करना चाहते हैं, अपना राइट मांगना चाहते हैं, उस पर भी अब सख्ती कर दी गई है। वहां पर किसी किस्म का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता। वो आपकी बात बिल्कुल सही है और यही तो मसला है कि अब वो प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, उनको मारते हैं, उनको जेलों में डालते हैं, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं। इन चीजों को यही तो हम चाहते हैं कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि कश्मीर भी गजा बन जाए? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये फ्रेमवर्क समझ आया है कि अगर हाँ जी, अगर गजा में फलस्तीनियों को शहीद करके 16-17 हजार फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं, कई हजार जो फलस्तीनी है वो नीचे पड़े हुए हैं मलबे के नीचे, क्या इंडिया ऐसे करना चाहता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंस इख्तियार करना चाहती है? डॉक्टर साहब, फोरम कौन सा है ये बताइएगा, कौन सा इंटरनेशनल फोरम है जहां जाकर इस मामले को उठाना चाहिए? कोई सलामती काउंसिल, कोई OIC, मुस्लिम उम्मा, व्हाटएवर वी कैन डू? पहले तो इसको ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन इस पे बिल्ड करनी चाहिए जी, और जब ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है, देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये बड़ी थिक स्किन है। हमने देखा जिस तरह गजा में हजारों लोगों की जानें चली गई, किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। मैं समझता हूँ मीडिया के ऊपर पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करनी चाहिए, हमारे सफारतकारों को ग्लोबली इस मसले को उठाना चाहिए कि कैसे जो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उस पर कैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सिंगल हैंडेडली फैसले दे सकता है। फिर हम OIC में इसको लेके जाएं। OIC का जो सेकंड टॉप एजेंडा है वो कश्मीर है, तो क्यों ना हम कश्मीर के ऊपर वहां पे उसको कहें कि OIC इस पे स्ट्रॉन्ग कमिट जो है वो जारी करे, स्टेटमेंट जारी करे। फिर जारी बात है UN में जनरल सेक्रेटरी को कहा जा सकता है कि आपका पास कोई पावर नहीं है, आप स्टेटमेंट जारी करें, इस पे बयान जारी करें कि इसकी क्या पोजीशन है। फिर स्टेट डिपार्टमेंट में सवालात होते हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बैठे होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट से सवाल लेते हैं और वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट से कहलवाएं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबल ओपिनियन मेकिंग के लिए पाकिस्तान को ये रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान ये रोल प्ले कर सकता है इस मामले पे? जी बिल्कुल कर सकता है जी, पाकिस्तान के अलावा और कौन सा मुल्क है जो कर सकता है? पाकिस्तान ही कर सकता है सिर्फ। और दूसरी बात है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, ये कश्मीरियों के लिए डू और डाई का मुकाम है। 76 साल बाद ये हालात को खराब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से कश्मीर को जो है वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी ले आए। वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर मुसलमान कम हो जाएं, हिंदू मेजॉरिटी में हो जाएं, उनकी जमीनें जो है वो बाकी ममालिक बाकी इंडिया से आके उसको ले लें। तो ये सारे होते अचकंदे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर
अपनी जो ओपिनियन तो जो देनी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस खित्ते पे ध्यान देना पड़ेगा। पाकिस्तान, चीन और भारत तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडो पैसिफिक में मामलात खराब हैं। भारत बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है डिफेंस के ऊपर। इस तरह की सिचुएशन पैदा कर देना इलेक्शन से पहले, पाकिस्तान की फौज को बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अपना इलेक्शन जीतने के लिए कश्मीर में कुछ अच्छा, भी बड़ा कर आपने सकता वैलिड है। पॉइंट उठाया है आपने डॉक्टर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं और वो तमाम तरह से जो भी उनके पास इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े कोई कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। ये कहिएगा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त अगर आप सजेस्ट करें तो क्या ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान यूज कर सकता है? देखिए जी, यही ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन और डोमेस्टिक पब्लिक, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी इस केस को समझाना है, क्योंकि ये एक टेक्निकल लीगल मसला है। तो बहुत सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को इन इश्यूज का नहीं पता होता। जिस तरह आप इस मसले को उठा रहे हैं और अवामुन नास के सामने लेके जा रहे हैं, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो हर रोज जलसे कर रही हैं, वहां पे कश्मीर की बात करें ताकि अवाम के अंदर अवेयरनेस हो। जब अवाम के अंदर अवेयरनेस होगी तो वो हर फोरम पे करेंगे, बहस होगी, बात होगी, एंड देन इसको इंटरनेशनल फोरम्स और पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड से कहा जाए कि वो बयान जारी करें। मुस्लिम वर्ल्ड के हम साथ खड़े हुए हैं। हमने ओआईसी के लिए अपना तन मन धन लगाया। आज ओआईसी को चाहिए कि वो जिस तरह फलस्तीन के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो अच्छे तरीके से खड़े हों। हम नहीं चाहते कोई जंग की जाए, हम नहीं चाहते कि कोई माहौल खराब किया जाए, लेकिन भारत को रोका जाए कि वो कोई जंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये बात भी तो काबिल गौर है कि जो पाकिस्तान या दीगर ममालिक है, मुस्लिम उम्मा है, ओआईसी के इजलास जितने भी हुए उसमें वो चीज़ हम नहीं कर सके जिस तरह से नस्ल कुशी वहाँ पर की जा रही है गज़ा के अंदर, उसको हम नहीं रोक पाए। तो वो एक इस मामले के बाद अब इस मामले पर जो मुस्लिम उम्मा का स्टांस है या उनकी जो आप कह लीजिए कि उसका एक रोल प्ले करना है, वो डेफिनेटली उसको मुतासिर तो होता नज़र आ रहा है। वो तो चीज़ नज़र नहीं आएगी जो हमने गज़ा में करनी थी। देखिए, वो बात सही है जो हमने गजा में करनी थी, पर पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड को ऐसे बेहिस्सी से मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मुस्लिम वर्ल्ड को ये समझना है कि दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके एजेंडा पे, ओआईसी पे, एक फलस्तीन और एक कश्मीर। तो अगर दोनों के साथ ये होना है तो फिर ओआईसी को बंद कर दें, कुछ और मैकेनिज्म अरेंज कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो जानदार है। हम भारत की जारियत का मुकाबला कर सकते हैं। हम कोई फलस्तीन या किसी और मुसलमान दुनिया की तरह नहीं है कि जो अपने दफा नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि हालात खराब ना हो और इस खित्ते में अमन रहे और बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम उम्मा को फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीरियों के लिए भी भरपूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और जो भी रोल प्ले कर सकते हैं मुस्लिम उम्मा, उनको वो रोल प्ले करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की बात करें तो बानी चेयरमैन पीटीआई की फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं और ये अब खबर सामने आ चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। मजीद जान लेते हैं, मैं ज्वाइन किया आदिल सिद्ध अब्बासी ने। आदिल सिद्ध अब्बासी, क्या तफसीलात है इस फैसले के हवाले से? देखिए, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तोशाखाना केस का फैसला था, उस फैसले को मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। इसमें सरदार लतीफ़ खोसा जो है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया कि 5 अगस्त को तोशाखाना फौजदारी मुकदमे में बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर होने का एतराज भी इस अदालत में उठाया। अमजद परवेज की जानिब से कहा गया कि मीडिया से मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने समाअत करके मामला 5 रुकनी बेंच को भेज दिया है। अमजद परवेज की जानिब से कहा गया कि इस्तदा है कि इस अदालत में ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर बानी चेयरमैन पीटीआई की फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था जिसने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जी आदिल, ये महफूज फैसला कब तक सुना दिया जाएगा?
देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला तो महफूज कर लिया गया है। 2 रुकनी बेंच है जिसने ये फैसला महफूज किया है। ताहम वक्त नहीं बताया गया कि कब ये फैसला जो है सुनाया जाएगा, लेकिन फैसला जो है वो महफूज किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ठीक है। आदिल सईद अब्बासी, आपने यहाँ मामले के हवाले से मैं आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का PTI के खिलाफ हतमी फैसले से उनको रोक दिया है। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की है। काजी अनवर एडवोकेट ने नुक्ता उठाया कि इलेक्शन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन PTI से बल्ले का निशान ले सकता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 175 सियासी जमातों में अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज नहीं किए। इस बारे में मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद है। उमैर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, आज समाअत हुई है पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक, और इसको जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस दिया गया था उसकी समाअत हुई है। ये जो दरखास्त है ये आज ही दायर हुई है और आज ही जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुई है। और इसकी जो तहरीक इंसाफ की जानिब से काजी अनवर एडवोकेट पेश हुए हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। उसने काजी अनवर ने जो ये मौके इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता, और क्योंकि उन्हें ये खदशा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले ले। इस पर जो जस्टिस अतीक शाह हैं उन्होंने ये सवाल किया कि कैसे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। इस पर काजी अनवर ने कहा कि अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है इलेक्शन कमीशन। जब बैरिस्टर गौहर भी इस मौके पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि अभी तक किसी जमात के भी जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो चैलेंज नहीं किए गए, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो दे दिया है और अगर पेश नहीं भी हुए तो वो हमारे गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया जाएगा। तो तफसीली जो समाअत के बाद और तो वकला के दलाइल के बाद जस्टिस अतीक अहमद और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने जो इलेक्शन कमीशन को किसी भी फैसला करने से रोक दिया है। ताहम ये उन्होंने हुक्म दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो समाज बहुत बहुत शुक्रिया उमैर यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर से खबर है, इलेक्शन कमीशन अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। काजी अनवर एडवोकेट की जानिब से कहा गया है और 175 सियासी जमातें हैं, अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, आपको इस हवाले से बताएं। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामले पर बात करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इस वक्त जारी है। पार्लिमानी बोर्ड आज मुल्तान डिवीजन से मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहा है। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर ज़ुहैब काज़मी से। ज़ुहैब काज़मी से भी हम तफसीलात जानेंगे इस मामले के हवाले से। आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है इस वक्त जारी है। पार्लिमानी बोर्ड इजलास मुल्तान डिवीज़न से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। मरियम नवाज़, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का ये इस वक्त अहम इजलास जारी है और इस अहम इजलास में सीनियर रहनुमाओं की जानिब से शिरकत की गई है। और तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड की सदारत कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब हसन काज़मी, क्या तफसीलात हैं इस इजलास से मुतालिक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का ये 7वां इजलास है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल जो है सरगर्मियाँ अपनी तेज़ किए है। जलसों का, वर्कर कन्वेंशन का भी सिलसिला जारी है और पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का सिलसिला भी जारी है। आज ये 7वां इजलास है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीज़न के 4 अजला के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के, उनके इंटरव्यूज़ कर रही है। मैं आपको बता चलूँ कि मुल्तान डिवीज़न के जो चारों अजला हैं वहाँ पर कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 32 नशिस्तें हैं। मजमूई तौर पर 16 कौमी और 32 सूबाई असम्बली के नशिस्तों के उम्मीदवार जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के, उनके आज इंटरव्यू किए जा रहे हैं और शार्ट लिस्ट किए गए इंटरव्यूज जो हैं, शार्ट लिस्ट किए गए जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद तकरीबन 87 है। 87 अफराद की आज जो है पार्लिमानी बोर्ड में इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और उनके नामों का हतमी फैसला जो है वो किया जा रहा है। और इस पार्लिमानी बोर्ड की सदारत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं,
जबकि दीगर सीनियर सियासी जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है वो सारी इस वक्त मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटरिएट में मौजूद है, जिनमें मरियम नवाज हैं, इसहाक डार हैं, इसके साथ दीगर और राना सनाउल्लाह हैं और पार्लिमानी बोर्ड के जो दीगर मेंबरान हैं पाकिस्तान भर के, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। जी अच्छा ज़ुहैब, एक तो ये बताइएगा कि कितनी देर से ये इजलास जारी है, और ये बताएं कि अब मुस्लिम लीग नून का जो अगला पड़ाव होगा, जलसा होगा या वर्कर कन्वेंशन होगा, वो कहाँ पर मुनक्किद किया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ये इजलास है आज सुबह तकरीबन ताखीर, वैसे अमूमी तौर पर 10 बजे इजलास जो है वो शुरू कर लिया जाता था, हम आज 11 बजे शुरू किया, इसलिए थोड़ा सा 1 घंटा जो है वो लेट होगा, क्योंकि तमाम उम्मीदवारान से पार्टी का दीन जो है वो खुद अब जो है वो मिलते हैं, उनसे खुद सवालों जवाब का सिलसिला भी उनसे किया जाता है। ताहम इजलास जो है कुछ देर तक जो है वो ख़त्म होने के इम्कान है। और अगर मुस्लिम लीग नून के दीगर शहरों में पड़ाव और इजलास की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इनके दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो दीगर सूबे हैं, जिनके पंजाब के अलावा दीगर सूबे हैं, वहाँ पे भी जो है जलसे इजलास और वर्कर कन्वेंशन जो है वो शेड्यूल दिए जा रहे हैं, और जल्द ही वो शेड्यूल जो है वो मंजर आम पर आएगा कि पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब काज़मी। अभी आपको बरह रास्त ये चलेंगे, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बानी पीटीआई का एक बार फिर साइफर केस का ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई, 5 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साइफर केस की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने ट्रायल अदालत को ओपन कोर्ट में समाअत करने का हुक्म दे दिया है। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को मुल्जिमान को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने मुल्जिमान को पेश न किया और एक रिपोर्ट पेश कर दी। अहम खबर, बानी पीटीआई का एक बार फिर साइफर का ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई है, 5 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साइफर केस की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने ट्रायल अदालत को ओपन कोर्ट में समाअत करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को मुल्जिमान को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। जी आदिल, अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक बार फिर साइफर केस का ट्रायल रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हुई, 5 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साइफर केस की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल अदालत को ओपन कोर्ट में समाअत करने का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को मुल्जिमान को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने मुल्जिमान को पेश न किया, एक रिपोर्ट पेश की। ट्रायल कोर्ट ने मंजूर करते हुए समाअत अडयाला जेल में करने का हुक्म सुना दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर 4 दिसंबर को फर्द जुर्म के लिए चार्ज की कॉपियां जो है वो तकसीम कर दी। ट्रायल कोर्ट को का 4 दिसंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी और गैर मुनासिब है। ट्रायल कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 13 और 6 की गलत तशरीह की। ट्रायल कोर्ट में की गई 4 दिसंबर की कार्रवाई कानून की स्कीम और तरीकाकार के मुताबिक नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 13(6) में लफ्ज में की गलत तशरीह की गई है। 4 दिसंबर को हुकूमत का अमूमी या खसूसी ऑर्डर या नोटिफिकेशन अदालत में पेश नहीं किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने हुकूमत के नोटिफिकेशन के बगैर ही कार्रवाई को जारी रखते हुए 4 दिसंबर को हुक्मनामा जारी किया। अदालत ट्रायल कोर्ट का 4 दिसंबर का फैसला जो है वो कलअदम करार दे, ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। साथ ही ये भी इस्तदा की गई है कि अदालत इस दरख्वास्त पर फैसला होने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को मुअत्तल करने का हुक्म दे। ये दरख्वास्त जो है बानी पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। अब कल जो है वो साइफर केस में फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर है। कल अब उस पर फर्द जुर्म जो है मुल्जिमान पर आयद की जाएगी साइफर केस में, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जानिब से उसी साइफर केस में अब ट्रायल रुकवाने के लिए दरख्वास्त जो है बाकायदा दायर कर दी गई है। जी ठीक है, दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आदिल सईद अब्बासी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस, बानी चेयरमैन PTI की फैसला मअतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद ये फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस, बानी चेयरमैन PTI की फैसला मअतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। दलाइल सुनने के बाद ये अहम फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको अपडेट करने इस हवाले से कि ये फैसला महफूज किया गया फौजदारी केस में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीलात ये हैं कि बानी चेयरमैन PTI की फैसला मअतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां, ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की फहरिस्त मुरतब कर ली है। हुकाम ने ब्यूरोक्रेसी की बतौर DRO और ROs तकर्री का नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया है। हुकाम ने तमाम अफसरों से फ़र्दन रब्ता के बाद कन्फर्मेशन के बाद फहरिस्त तैयार की है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने फहरिस्त कमीशन को भिजवा दी है। कमीशन की मंजूरी के बाद आज नोटिफिकेशन जारी होने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की ट्रेनिंग का मुजव्वज़ा शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह करें, आम इंतखाबात की तैयारियों का मामला है और इस हवाले से तमाम तरह हिकमत अमली है। मजीद जानते में ज्वाइन किया है शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ज़रा ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन ने DRO और ROs की जो फहरिस्त है वो मुरतब कर लिया है। हुकाम ने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को बतौर DRO और ROs तैयारी का जो नोटिफिकेशन है वो भी तैयार कर लिया है, जबकि तमाम अफसरान से फर्दन रब्ता करके कंफर्मेशन के बाद फहरिस्त तैयार की गई है। और ये फहरिस्त जो है वो हुकाम ने जो है फहरिस्त कमीशन को भिजवा दी, जबकि कमीशन की मंजूरी के बाद आज जो है नोटिफिकेशन जारी होने का भी कभी इम्कान है। जी ठीक है शबिया नकवी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फंड्स की मंजूरी दे दी है। ADB के मुताबिक रकम खवातीन को के लिए फराहम की जाएगी। 10 करोड़ डॉलर्स पॉलिसी सपोर्ट के लिए फराहम किए जाएंगे। फंड्स के तहत 5 करोड़ डॉलर्स की रकम खवातीन को छोटे कर्जों में अदा किए जाएंगे। 55 लाख डॉलर्स दीगर मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम से 20 लाख खवातीन को फ़ायदा होगा। ये अहम डेवलपमेंट है कि इस प्रोग्राम से 20 लाख खवातीन को फ़ायदा हासिल होगा। ADB ने कहा एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर्स की ये रकम मंजूर कर ली है। इसी पर मज़ीद जानते में ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। जी गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एशियाई तरक्याती बैंक जो है उनकी जानिब से ये रकम जो है पाकिस्तान के लिए मंजूर की गई है और इस रकम से तकरीबन 15 करोड़ 55 लाख डॉलर की ये रकम है। खवातीन को छोटे दरमियाने कारोबार करवाने के लिए ये रकम दी गई है। 10 करोड़ डॉलर पॉलिसी सपोर्ट के लिए फराहम किए जाएंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फंड के तहत 5 करोड़ डॉलर की रकम खवातीन को छोटे कर्जों की बाद में अदा करेगी और 55 लाख डॉलर दीगर मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। प्रोग्राम से 20 लाख खवातीन को फायदा होगा। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आपने हमें मामले के हवाले से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, किसी सूरत ताख़ीर नहीं चाहते, सबको 8 फरवरी का इंतज़ार है, हमें इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। अभी आपको काउंसिल हॉल कराची लिए चलते हैं बराह रास्त। 3 दफा बाहर निकाला, ये साल पर जो आदमी इस वक्त हाउस में वायलेशन कर रहा है साहब, आप रूलिंग ने और इस आदमी को बाहर निकालें। ये आपका ये काउंसिल हॉल कराची है जिसके आप ये बराह रास्त मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त शदीद हंगामा आराई जारी है। कराची काउंसिल हॉल के ये मनाजिर हैं जहाँ पर इस वक्त ये हंगामा आराई के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं काउंसिल हॉल से, आपको मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले भी काउंसिल हॉल में जब इजलास हुआ तो हंगामा आराई देखने में आई और मेयर कराची जब बात कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब तो हंगामा आराई देखने में आई और एजेंडे पर बात नहीं की गई। और आज फिर यही सूरत हाल है यहाँ पर कि कराची काउंसिल हॉल में जिस वक्त तमाम यहाँ पर अरकान मौजूद थे और इस वक्त इजलास जारी था
और उसी दौरान अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई देखने में आई और आज भी यही सूरत हाल है। अवान मछली मंडी का ये मंजर पेश कर रहा है। ये कराची म्यूनसिपल काउंसिल का ये हॉल है जहाँ पर इस वक्त हंगामा आराई जारी है। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद सलमान, इससे पहले जो 2 इजलास हुए उसमें भी हंगामा आराई हुई और आज फिर हम देख रहे हैं कि वही सूरत हाल है। जी बिल्कुल, बल्दी उज़्मा कराची का जो है वो आज तीसरा इजलास था और इस इजलास का जो आगाज़ था आज बहुत अच्छा रहा। अमीर जमात इस्लामी और रुकन जो है वो चेयरमैन हाफिज नईमुर रहमान भी जो है वो आज पहुंचे। मुर्तज़ा वहाब नोक झोंक चलती रही, लेकिन अब से कुछ देर पहले ऐवान। ठीक है मोहम्मद सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंतजामी कमेटी के हवाले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन का वक्ती अदालतों के ट्रायल और जस्टिस इब्राहिम नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़। ख़त में लिखा कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। एजेंडा मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त और इसकी तफसीलात ये हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन का इंतजामी कमेटी के हवाले से जो ख़त लिखा गया है और इस ख़त में जस्टिस एजाजुल एहसन का फ़ौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़। इसमें मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, क्या तफसीलात है इस हवाले से? एजाजुल एहसन ने जो इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इजलास का एजेंडा जो है मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया और सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, जबकि पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। इसके साथ उन्होंने अपने खत में ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया और इसी असूल पर जल्द समाज की दरखास्तों पर भी इत्तफाक किया गया। ताहम कमेटी की जानिब से 2 मुकदमात की जो मंजूरी है नहीं दी गई थी और इन 2 खसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाता तो मैं अपनी राय देता। जी ठीक है शबिया नकवी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर से बता दें कि जस्टिस एजाजुल एहसन का फौजी अदालतों की ट्रायल और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़ सामने आया है और ख़त एक में कहा गया है कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस के ऑफिस में इजलास हुआ। इसी पर तफसीलात भी जान लेंगे, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा एग्जैक्टली जो ख़त है उसमें क्या कहा गया है और एतराज़ात क्या लगाए गए हैं? देखिए, जस्टिस एजाजुल हसन ने जिस किस्म का एतराज़ किया है, इससे पहले हमने चीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में देखा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो भी इसी किस्म की खतों किताबत करते रहे हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से। तो अब वो एक सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वाज़ा तौर पर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। एक जो इससे पहले जस्टिस बंदयाल का फेवरेट था, जब वो चीफ जस्टिस थे तो वो अपनी मर्जी का बेंच बनाते थे और उन्हीं जजेस को उस बेंच का हिस्सा बनाते थे। तो अब चूंकि चीफ जस्टिस जब काजी फायज ईसा आए तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए एक 3 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो बना दी थी जिसने बेंचेस की तश्कील करनी थी। तो बेसिकली इस सारे मामले पर जो है वो एतराज जो जस्टिस एजाजुल हसन का है वो तो कमेटी और वो खुद इस कमेटी का हिस्सा भी हैं, तो उनको इस तरह से नहीं जो उन्होंने किया है, जाहिर सी बात है जज साहब की अपनी राय है। लेकिन ये तो सारा मामला अब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से तो कोई बेंच तश्कील नहीं देते। ये तो एक कमेटी बना दी गई थी 3 रुकनी जो बेंचेस की तश्कील देती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वही कंट्रोवर्सी दोबारा शुरू हो चुकी है। जैसे माजी में हमने देखा था चीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में, अब काजी फायज ईसा के दौर में, तो जो दूसरा जजेस की जो हैं जिनका ख्याल है कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो सोच है उससे मुताबिकत नहीं रखते, तो अब उनकी तरफ से एजाजुल हसन साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, यानी कि जैसे काजी फायज ईसा के बाद अगला जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस एजाजुल हसन ही होंगे। अब उनकी तरफ से जो है वो बेंचों की तश्कील और ख़ास तौर पर मुज़ाहिर नकवी के मामले पर जो है उन्होंने क्वेश्चन किया है। वो मुज़ाहिर नकवी के मामले पर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी जो है वो
उनका साथ देते रहे, उनके मौक़िफ़ की तायद करते रहे, चूँकि वो उसी माइंडसेट के जज हैं जिसमें जिस ग्रुप में जिसको लीड इस वक्त जस्टिस एजाजुल हसन कर रहे हैं। तो ये जजेस को जो है वो देखना चाहिए। आइन इनके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक आला अदालती फोरम है और यहाँ पर जो जजेस बेंचेस की तश्कील है जिस पर हमेशा से उंगलियां उठती रही हैं, शिकायत लगती रही हैं, आवाम को जो इंसाफ की जो फरहमी है वो इस बेंचेस की ऑब्जेक्शंस की वजह से मुतासिर भी होती रही है। लेकिन मोहम्मद आदिल ज़रा ये बता दीजिएगा ज़रा कि जो ख़त लिखा गया है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार क्या होता है, क्या अथॉरिटी होती है उनके पास जिनको ख़त लिखा गया? देखिए बेसिकली तो जो रजिस्ट्रार का रोल है उसने तो वो जो जितने भी ऑफिस वर्क है वो कंप्लीट करना है, लेकिन वो जवाबदेह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हैं। वो सारे मामलात उन्होंने चीफ जस्टिस के बाद रखने हैं। अब बेंचेस की तश्कील पहले चीफ जस्टिस खुद किया करते थे, ये उनका स्वाबदिती इख्तियार था जब तक जस्टिस बंदाल रहे और इसी के ऊपर और लेकिन अब चूंकि 3 रुकनी कमेटी करती है तो ये जब भी बेंचेस की तश्कील होती है रजिस्ट्रार केसेस के जो भी मामलात हैं वो कमेटी फैसला करती है और उसके बाद फिर वो 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है कि किस जज को जो है वो इस बेंच में शामिल किया जाए और इस बेंच में शामिल ना किया जाए। अब जस्टिस एजाजुल हसन ने उसी तरह का एतराज उठाया जैसे माजी में बहुत सारे केसेस के ऊपर जस्टिस काजी फैज ईसा ने भी फुल बेंच बनाने की जो है वो बात की थी। तो आप ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल। ख़त लिखा गया है जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से और कुछ एतराज़ात भी लगाए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ और मुझे इजलास का एजेंडा बहुत बार राब्तों के बाद दिया गया और कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं, कुछ नाराज़गी का इजहार किया गया है इस ख़त में जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से। 10 अहम आलमी खबरें आपने जानी। अब खबर अहम यह है कि काश्तकार खाद न मिलने पर परेशानी का शिकार हैं। पंजाब में खाद महंगी भी है और नायाब भी हो चुकी है। खाद की बोरी मुकर्रर रेट से 1500 रुपये महंगी फ़रोख्त की जा रही है। हमारे नुमाइंदे गौहर अली ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी राना जफर ताहिर के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। पंजाब की काश्त जारी है, जहां गंदम की काश्त तेज़ी से हो रही है वहां किसानों को खाद की किल्लत का सामना है। खाद नायाब भी है और महंगी भी। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद ताहिर जफर। जिस खाद का आज सरकारी रेट 3594 रुपये है वो खाद आज 5000 में भी दस्तयाब नहीं। दस्तयाब से मुराद कि वो छुपी हुई है, ब्लैक में मिल रही है 5000 में, 5500 में। जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होएगी तो फिर इस तरह के हालात पैदा होंगे। जब ज़रूरत होएगी बंदा चीज़ छुपा लेगा और महंगी करके ब्लैक करके बेचेगा। ये इंतज़ामी हम पिछले 3-4 साल से बाद इंतज़ामी देख रहे हैं और किसान का बुरा हाल है। किसान के रेट गिर चुके, खादें इनपुट्स महंगी हो चुकी हैं, आउटपुट ख़त्म हो चुकी। आउटपुट का बेड़ा गर्क हो रहा है। आए दिन हर चीज़ के रेट गिरते जा रहे हैं। मकई का रेट गिर गया, चावल का गिर गया, सब्जियों का गिर गए। इस तरह बाकी चीज़ें माफिया का राज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इंतज़ामिया साथ दिन ब दिन ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही है। जी, राना मोहम्मद ताहिर जफर का कहना है कि बदइंतज़ामी की वजह से खाद का बहरान जन्म ले रहा है। जी, जनूबी पंजाब यूरिया खाद के बहरान की जद में है। मुनाफाखोर मुतहर्रिक हो गए हैं और यूरिया खाद मार्केट से गायब कर दी गई है। यूरिया की अदम दस्तियाबी के बायस गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। जनूबी पंजाब के किसान गंदम की बुआई के वक्त खाद की तलाश में खवार हो रहे हैं। यूरिया का सरकारी रेट 3750 रुपये है, लेकिन यूरिया खाद 5000 रुपये ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान शेख से। जी गौहर। जी बिल्कुल, मैं जनूबी पंजाब भर में इस वक्त गंदम की बुआई का सिलसिला जारी है और इस वक्त किसानों को यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है। ऐसे में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और यूरिया खाद की ब्लैक में फ़रोख्त होने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद किसानों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। असा बड़े परेशान है, गरीब बंदे हैं, खर्चे की खड़े हैं। बादा बीज महंगे, DAP जड़ा है वो 14400 रुपये की देंदे पे। नाइट्रोफास 85-8600 रुपये की देंदे पे, जी पिछले साल 45-4600 रुपया DAP
DAP में समझ 11-12 हज़ार आई यूरिया जड़ा है 2250 रुपया आई वो 48-49 ਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ लेकिन कोई हुकूमत साढ़े नाल तामुन नहीं करेंदी पई। देखिए जी, किसानों की परेशानी आपने सुनी है, उनका यही कहना है कि जो यूरिया है वो इस वक्त गंदम के लिए इंतहाई ज़रूरी है और यूरिया को ब्लैक करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और खाद की स्मगलिंग को रोकने के लिए और कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इकदाम उठाए जाएं ताकि जो गंदम की जो बम्पर क्रॉप इस साल हुई है अगले साल भी गंदम की बम्पर क्रॉप हो सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।